नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस परिवार में। मैं अपने उन साथियों से, उन दोस्तों से, उन प्यारे विद्यार्थियों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे प्यारे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि संविधान की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा हम लोग संविधान के किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान का टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस पर 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों। ये आगे नेक्स्ट की वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा? तो अभी तक हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति का पद देखा, कार्यपालिका शक्ति को देखा, उसके निर्वाचन मंडल को देखा, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, उसकी पुनर्निर्वाचन की विधि क्या होगी वो भी देखी, पुनर्नियुक्ति होगा कि नहीं होगा ये भी देखी हमने, और उसके बारे में राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से चर्चा की। और हम लोग जिस टॉपिक पर, मतलब जिस राष्ट्रपति के जिस अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में, वह अनुच्छेद कौन था दोस्तों? वह अनुच्छेद था 61, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में एक फिगर के माध्यम से एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उनसे मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि वे पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और महाभियोग की को लेकर जो भी आपके दिमाग में अभी तक सस्पेंस बना रहा होगा वो दूर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, जो लोग अभी नए नए हैं, थोड़ी चर्चा उस महाभियोग पर कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा लाई जा सकती है। हमने आपको बताया था दोस्तों, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर हमने बताया था कि जिस भी सदन में आएगा, वो चाहे सबसे पहले लोकसभा में आए, वो चाहे सबसे पहले राज्यसभा में आए, उसके कुल सदस्यों का कितने दोस्तों? कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए? समर्थित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, तभी वह संबंधित सदन में लाया जाएगा। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। इस 545 का 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? हस्ताक्षरित होना चाहिए महाभियोग का प्रस्ताव। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से 1/4 सदस्यों द्वारा वो क्या होना चाहिए? वो प्रस्ताव हस्ताक्षरित होना चाहिए। फिर हमने बताया कि मान लीजिए किसी भी सदन में लाया गया, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, 1/4 सदस्यों द्वारा वो हस्ताक्षरित भी था। अब दोस्तों होगा क्या? जिस दिन बहस होगी, जिस दिन महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उस दिन दोस्तों, उस दिन से लेकर 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व दोस्तों? 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। किसे सूचना देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति महोदय को, प्रेसिडेंट महोदय को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा? जिस सदन में लाया गया है उस सदन के कुल सदस्यों द्वारा यदि उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तब वह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन एक जांच समिति बैठाएगा। कल इसकी चर्चा की थी दोस्तों, जांच समिति। इस जांच समिति के समक्ष राष्ट्रपति को या तो स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है या तो उसके प्रतिनिधि या वकील को। संभवतः दोस्तों महामहिम के वकील ही उपस्थित होते हैं।
यदि यह जांच समिति राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही पाती है तो यह जो सदन है, मतलब जो दूसरा सदन है, यह अपने कुल सदस्यों का कितने दोस्तों 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देगी। और जिस दिन यह बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो गया उस दिन से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाता है। इन सारी की सारी चर्चा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में फिगर के माध्यम से किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं दोस्तों महाभियोग को लेकर। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का क्या कारण हो सकता है, तो केवल एक मात्र कारण होता है दोस्तों। वो क्या होता है? संविधान का उल्लंघन करने पर, उसका अतिक्रमण करने पर महाभियोग। केवल एक मात्र आधार होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल एक मात्र आधार। वह आधार कौन सा होगा? यदि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है तो। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। कभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ साबित कदाचार जैसे मुद्दों को लेकर यह महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। केवल एक मात्र रीजन है, वह रीजन कौन सा है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के कुल सदस्यों की चर्चा की। कितने दोस्तों? कुल सदस्यों के, कुल सदस्य। अब कुल सदस्य का मतलब है दोस्तों क्या? कि वे इसमें निर्वाचित भी होंगे। कुल का मतलब यही तो होता है दोस्तों, निर्वाचित व मनोनीत, दोनों तरह के। कुल का मतलब होता है कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाएंगे। अब मैं बड़ा अच्छा सा प्रश्न आप लोगों से कर रहा हूं दोस्तों, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताइए कि वह कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? फिर से सुनिएगा, वह कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता किंतु राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी बताएं, क्या आंसर हो सकता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि मनोनीत सदस्य। संसद के क्या? मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य। आप बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे नहीं भाग लेते। वहाँ हमने बताया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ क्या है? यहाँ संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले रहे हैं। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मेरी निज़र में यह दोस्तों बड़ा अच्छा सा प्रश्न है आपके लिए। इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि वह कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है किंतु महाराष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। यह दूसरा प्रश्न है, जरा इसका आंसर बताइए। वह कौन है जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? यह आप जल्दी से बताएं कौन होगा दोस्तों। तो हमने आपको बताया था, पहले तो यह मालूम अगर हो जाए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, तो हमने आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक बात बताइए दोस्तों कि यहाँ हमने जब महाभियोग प्रक्रिया को आप समझा रहे थे तो वहाँ हमने कहीं भी विधानसभा का जिक्र किया क्या? जल्दी बताएं। कहीं भी हमने राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को पढ़ाते समय विधानसभा का जिक्र किया था क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ से दो बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या होगा? कौन है जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है किंतु राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो क्या हो जाएगा?
विधानसभा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, कौन है जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता किंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मनमोनी सदस्य। मतलब संसद के जो मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 14 सदस्य, 2 राज्यसभा, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संसद के कितने सदस्य, संसद के कितने सदस्य जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेते किंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कतई भाग नहीं लेते। वो मनोनीत सदस्य हैं कितने, 14, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों रुख करते हैं अनुच्छेद 62 की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 62 को देख लेते हैं, इसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 62 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद की रिक्तता, मतलब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में अनुच्छेद क्या बताता है। अनुच्छेद 62 इसमें क्या कहा गया है, जो दोस्तों जरा आराम से समझिएगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होने से पूर्व, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हर संभव में हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न ली जानी चाहिए। यह आपका पहला हो गया दोस्तों। दूसरा प्रावधान क्या है, हमने आपको बताया था जब कार्यकाल को पढ़ा रहे थे, तो क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हट सकता है? तो आप कहेंगे यस हट सकता है। क्या कंडीशन है, यदि वह स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या वो असमर्थ हो। तो इन सब कंडीशनों में दोस्तों क्या होगा कि 6 माह के अंदर कितने माह, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई या महाभियोग के तहत उसे हटा दिया गया, तब उस समय राष्ट्रपति का जो पद है, चूंकि तत्काल तो चुनाव होगा नहीं, 6 महीने का टाइम दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग। क्या बताया गया कि 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि 6 माह तक कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में? तो ध्यान दीजिएगा, इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और फिर यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो राष्ट्रपति है, मान लीजिए जो राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने वाला है, राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, अर्थात जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता और वो पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक पद पर वो बने रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए यदि 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति पद जो है वो रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, उसने इस्तीफा दे दिया, जो भी कंडीशन हो, या मृत्यु हो गई हो या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में जब नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा 6 माह के अंदर, तो जो राष्ट्रपति आएगा, जो नया राष्ट्रपति बनेगा, वह कितने अवधि के लिए बनेगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
राष्ट्रपति चाहे जिस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उस समय वो पूरे कार्यकाल के लिए होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वह पूरे कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित होता है, 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होता है। भले ही 1 वर्ष बाद वो पद रिक्त हो जाए, फिर से चुनाव हो, जब भी चुनाव होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। कभी बची हुई शेष अवधि के लिए नहीं किया जाता राष्ट्रपति का चुनाव। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि कार्यकाल से पूर्व नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, पद ग्रहण, वो कितनी अवधि के लिए करते हैं? दे दिया शेष अवधि के लिए, पूरे 5 वर्ष कार्यकाल के लिए ये विकल्प में रहेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भले ही 6 माह बाद फिर से निर्वाचन क्यों न हो, लेकिन जब भी निर्वाचन होगा वो 5 वर्ष के लिए ही होगा। उम्मीद करते हैं ये अनुच्छेद 62 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम लोग कार्यपालिका शक्ति को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे दोस्तों? कार्यपालिका शक्ति। किसे पढ़ेंगे? कार्यपालिका शक्ति। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की कई शक्तियां हैं। हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले कार्यपालिका शक्ति, फिर विधायिका शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, वीटो पावर क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, इन सब पर एक एक करके चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है। क्या होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। ठीक है, तो देखिए कार्यपालिका शक्ति में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो पहली चीज़ आप देखिए कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यह जो कार्यपालिका शक्ति होगी यह किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति महोदय इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो एक प्रश्न निकल कर आया दोस्तों, ये पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ही अध्यक्ष होते हैं, भले ही नाम मात्र के क्यों न हो। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे संघ की कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। तो वो करते किससे हैं? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। और अधीनस्थ हैं किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? PM प्लस उसका मंत्रिपरिषद। किसे कहा जाता है? PM प्लस मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके रूप में करेगा? PM तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, समझ गए? तो दोस्तों जितने भी कार्यपालिका कार्य वो करेगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? PM प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। चाहे वह मंत्रिपरिषद का गठन करना हो, चाहे वो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना हो, चाहे वो विभिन्न आयोगों का गठन करना हो। तो इस कार्यपालिका शक्ति में हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। क्या? पहला पढ़ेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? विभिन्न पदों पर नियुक्तियां
जो राष्ट्रपति करते हैं, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विभिन्न आयोगों का गठन, विभिन्न आयोगों का गठन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम लोग मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे तो यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के रूप में हम पढ़ रहे हैं। जब इस मंत्रिपरिषद को हम लोग विस्तार से कहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रधानमंत्री के टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद की चर्चा विस्तार से की जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि यह राष्ट्रपति से भी संबंधित है, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पर इसकी कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं किस तरफ, मंत्रिपरिषद के गठन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग किसको पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन। कार्यपालिका शक्ति में जो पहला बिंदु को हम लोग क्लियर करेंगे वो कौन सा है, मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं। देखिए इस मंत्रिपरिषद का चर्चा हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं। इसकी विस्तार से चर्चा हम कब करेंगे या कब करने वाले हैं, जब हम प्रधानमंत्री को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद की विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, जितने भी अनुच्छेद हैं इसके। ठीक है, फिलहाल यहाँ अनुच्छेद 74 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, यह किस में बताया गया है, अनुच्छेद 74 में। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है पहली बार उल्लेख, तो क्या बताएंगे आप दोस्तों, अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया। क्या बताया गया इसमें कि राष्ट्रपति जितने भी अपने कार्य होंगे वह किसकी सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से। फिर से समझिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है दोस्तों, वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। इतनी बात बताई गई है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। अब 75 में क्या है, जरा इसको समझिए। यहाँ पर अनुच्छेद 75 क्या कहता है, यह बताता है दोस्तों कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। या 75 जो 1 कहता है दोस्तों, वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह किस रूप में प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और कैसे करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो हमने कहा यह लोकसभा है, तो लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो 75 में क्या बताया गया दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, कैसे नियुक्त करेगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मान लीजिए लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वह स्वविवेक से दोस्तों क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो दल होगा, सबसे बड़ा दल, ठीक है, या गठबंधन दल के नेता को, गठबंधन दल के नेता को क्या नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। फिर से समझिए, मान लीजिए
लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, अपने स्वविवेक से जो सबसे बड़ा दल है या गठबंधन दल को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। या तो वो सबसे बड़े दल को आमंत्रित कर सकते हैं या वो गठबंधन दल को आमंत्रित कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के विवेक पर होता है। ठीक है, और इसी बड़े दल या गठबंधन दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जो मंत्रिपरिषद के अनेक सदस्य होते हैं, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, उन मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों, ये तो हमने बताया कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। मान लीजिए ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, वह न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। तो ऐसी कंडीशन में जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, वह शर्त क्या है दोस्तों, कि उसे 6 माह के अंदर अंदर या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। हमने कहा यह स्वविवेक है। मान लीजिए किसी दल को बहुमत प्राप्त हो गया तो वो उस दल के नेता को क्या नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री। मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सबसे बड़े दल या गठबंधन दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये उनके स्वविवेक पर है। और वह ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो न तो लोकसभा का सदस्य हो और न ही राज्यसभा का सदस्य हो। शर्त क्या है कि वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, जो लोकसभा का भी न सदस्य हो न तो राज्यसभा का, उसके लिए 6 माह के लिए क्या होगा दोस्तों, 6 माह के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 6 माह बाद वो अपने पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यह कंडीशन होती है, यह शर्त होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 74 और अनुच्छेद 75 आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और इसमें जो एक अनुच्छेद है दोस्तों, बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ से बनता है। उस अनुच्छेद को हमने क्या कहा कि हमने 62 को भी देखा और मंत्रिपरिषद के गठन में हमने 74 और 75 का जिक्र कर दिया, किस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और क्या है मंत्रिपरिषद का कार्य। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष क्या होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार, कितनी बार, एक बार पुनर्विचार के लिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी, किसे, राष्ट्रपति को लगा कि फिर से उस पर मंत्रिपरिषद के पास उसे भेजना चाहिए, फिर से उस पर विचार कर ले, तो वह एक बार पुनर्विचार के लिए उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास भेज सकती है कि फिर से आप सलाह लीजिए। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद उसने कोई सलाह दे दिया राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 77 को। अनुच्छेद 77 क्या कहता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों को क्लियर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर 77 में क्या बताया गया कि संघ अर्थात केंद्र, हमने आपको पहले ही बताया था संघ का मतलब क्या होता है, केंद्र। संघ के जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
संघ के संपूर्ण कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरा बिंदु इसमें क्या है कि जो मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण जिन्हें अलग अलग विभाग मिला हुआ है, अलग अलग विभाग मिला हुआ है, इन अलग अलग विभागों के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? उनके कार्य आवंटन का नियम बनाएगा। दोस्तों, कार्य आवंटन का क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री के अलग अलग विभागों के लिए कार्य आवंटन का नियम प्रतिपादित करेगा, नियम बनाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति केवल मंत्री को क्या करता है? नियुक्त करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन जो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होता है, इस विभागों के बंटवारे का जो विशेषाधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता, वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। हमने कहा है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि 75(1) क्या है, 75(2) क्या है अनुच्छेद, 75(3) क्या है। इन सब की चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे प्रधानमंत्री के टॉपिक पे। एक एक बिंदु वहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमने अनुच्छेद 77 में क्या देखा कि जो संघ है, जो केंद्र है, संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से संपादित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं। सभी मंत्रियों के अलग अलग विभागों के लिए राष्ट्रपति कार्य आवंटन के लिए क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब एक अनुच्छेद इसके आगे और है, वो अनुच्छेद क्या है? 78। अब हमने 74 पढ़ा, 75 पढ़ा, आप कहेंगे 76 का कहाँ गया दोस्तों? तो 76 में क्या है? महान्यायवादी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 76 में क्या है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग अब अनुच्छेद 78 को समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 78 क्या कहता है। और ये सबसे यूँ कहिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य ये एक क्या सामंजस्य स्थापित करता है? ये एक कड़ी है, एक चेन है दोस्तों। तो इस अनुच्छेद को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस अनुच्छेद 78 में ऐसा है क्या? तो आप कहेंगे दोस्तों इसमें प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री इनके संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो अगर कभी कभार आपसे अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में बताया गया है, यह क्या कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 78 होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 78। ठीक है, अब किस प्रकार से संबंध होंगे दोस्तों, जरा इसको समझ लीजिए। इसमें क्या बताया गया अनुच्छेद 78 में कि जो प्रेसिडेंट है अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, किससे? प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाकर, ठीक है, जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाकर किसी भी विषय पर, चाहे जो विषय हो, किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं को फिर से समझिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पास बुला सकते हैं और किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। अब दोस्तों, जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु है इसमें, वह क्या है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई केंद्र से संबंधित समस्त जानकारी वह राष्ट्रपति तक उपलब्ध कराए। यह किसका दायित्व होता है? प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। फिर से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है, यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित करें या उन्हें उपलब्ध कराए। यह दायित्व है। ये जितनी भी जानकारी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगना चाहता है, जानना चाहता है, तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि यह जानकारी, ये सभी की सभी जानकारी किसे उपलब्ध कराए? राष्ट्रपति महोदय को उपलब्ध कराए। तो उम्मीद करते हैं ये अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में कौन से अनुच्छेद बताते हैं? दे दिया अनुच्छेद 75, बी विकल्प में दे दिया 74, सी विकल्प में दे दिया 78 और डी विकल्प में दे दिया 76। हमने आपको बताया क्या कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में कौन सा अनुच्छेद बतलाता है? तो हमने अभी आपसे क्या बताया कि अनुच्छेद 78। तो आंसर इसका क्या होगा कि अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में, ये एग्जैक्ट आंसर है। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें से एक विकल्प दिया रहे, इस प्रकार से दिया रहे, ए हो गया, बी हो गया, सी, इस प्रकार से भी दिया रहे, तो क्या होगा? यह अनुच्छेद 76 तो होगा नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि यह महान न्यायवादी है। तो ये कौन से कह रहा है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से अनुच्छेद बतलाते हैं संबंधों के बारे में? कौन से? तो 75 भी बतलाता है, 74 भी बतलाता है, 78 भी बतलाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर पूछे दोस्तों तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 78। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी और ये अनुच्छेद 78 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो शक्ति है उसकी कार्यपालिका। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं विभिन्न पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति कौन कौन सी पदों पर नियुक्तियां वह करता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या है? पहला है महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा है वह कैग की नियुक्ति करता है। तीसरा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो सीजे हैं, इनकी नियुक्ति करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तीसरा क्या है दोस्तों? वह 28 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, 28 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों। और 8 संघ शासित प्रदेशों के 8 जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें दोस्तों दिल्ली हो गया, दिल्ली, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और पांडिचेरी दोस्तों, यहाँ पर वह किसकी नियुक्ति करेगा? उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा, उपराज्यपाल। और शेष जितने संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ किसकी नियुक्ति करेगा? प्रशासक की नियुक्ति करेगा। हमने कहा दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों? उपराज्यपाल, और अन्य संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति करता है। फिर दोस्तों क्या है अगला? वह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर वह राष्ट्रीय SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर अगला क्या है दोस्तों? वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर संयुक्त 2 या 2 से अधिक राज्यों में जहां पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है वहां के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इतने पदों की पर नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विभिन्न आयोगों की चर्चा कर लें अगर हम कि कौन कौन से आयोग का गठन करता है,
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे वित्त आयोग का गठन करना, निर्वाचन आयोग का गठन करना, ठीक है, फिर उसके बाद मानवाधिकार आयोग का गठन करना, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करना, ठीक है, राष्ट्रीय SC/ST आयोग का गठन करना, संघ लोक सेवा आयोग का गठन करना। मतलब दोस्तों जितने भी केंद्र से संबंधित जितने भी आयोग हैं उन आयोगों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर राज्य से संबंधित पूछेगा तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर अगर पूछे राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल, आपको राज्य वहाँ शब्द लगा रहेगा। और जब पूरे भारत के संदर्भ में बात की जा रही है तो वह कौन आयोग का गठन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कार्यपालिका शक्ति, जिसमें हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर उसके बाद कुछ अनुच्छेद थे उससे संबंधित 77, 78 को समझा बड़े अच्छे ढंग से। और फिर हम लोगों ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियां देख ली और विभिन्न आयोगों के गठन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।